नमस्कार दोस्तों। टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेट 2022 के एडमिशन फॉर्म या फिर मैं कहूँ कि एग्जामिनेशन फॉर्म जो हैं वो आने वाले हैं। आई थिंक मान के चलिए आप मंगलवार बुधवार तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएंगे। उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स पर मैं डिस्कशन कर लूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे पास जब फ़ोन करते हैं तो उनको एक क्वेरी रहती है, सर इसका कट ऑफ कितना जाता है। फिलॉसफी की अगर मैं बात करूँ ऑनली कट ऑफ कितना रहता है, सर जेआरएफ कौन जेआरएफ कहलाता है, नेट कौन क्वालिफाई कर जाता है। भ्रांतियाँ बहुत है, कन्फ्यूज़न बहुत है बाज़ार के अंदर। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार अपन छोटा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं एग्ज़ाम फॉर्म आने से पहले, ताकि आपको एक तो ये थोड़ी सांत्वना मिल जाए कि हाँ यार जो मेरी क्वेरी थी वो ख़त्म हो गई। क्योंकि बेसिकली आपको क्वेरी नहीं है, आपको क्या कन्फ्यूज़न बहुत है ना। आपको भ्रांतियां बहुत है, गलत नॉलेज बहुत है आपको। भ्रांतियां भी मैं क्यों कहूँ, क्योंकि देखिए मैं सर्च करता हूँ बहुत जगह पर, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिल पाती, या फिर वो मेरा क्वेश्चन जो है उसका आंसर नहीं मिल पाता। तो या फिर गलत नॉलेज मुझे मिल जाती है, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है। नॉलेज ना मिले तो ज़्यादा बेटर है, गलत नॉलेज मिले वो थोड़ा सा गलत है। कुछ भ्रांतियां जिनके ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, या आपने भी शायद सुनी होगी कहीं ना कहीं अपनी स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे, तो कुछ भ्रांतियों के ऊपर मैं पहले चर्चा कर लेता हूँ कि आखिर मैं किन भ्रांतियों की आपसे बात कर रहा हूँ और मैं क्यों बात कर रहा हूँ। देखिएगा, पहला सबसे बड़ा डाउट क्या रहता है जब आप नेट जेआरएफ का फॉर्म भरते हैं। सबसे पहला डाउट क्या होता है कि इसके अंदर सभी लोग जेआरएफ स्कोर कर सकते हैं या फिर सभी के जेआरएफ आ जाता है। दूसरा कंफ्यूजन बच्चों को ये रहता है कि नेट और जेआरएफ का एग्जाम ही अलग अलग होता है, हमने तो नेट का एग्जाम देना है, जेआरएफ का नहीं देना। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये रहती है कि जेआरएफ का फायदा तो कुछ है नहीं, जेआरएफ का कोई फायदा नहीं है, केवल नेट और जेआरएफ में कोई दोनों में फर्क नहीं है, केवल नाम का फर्क है। जेआरएफ तो सभी को मिलती है, जैसे मैंने पहला डाउट कहा ना, जेआरएफ तो सभी को मिलती है। हमने एग्जाम पास किया, मेरा नेट क्लियर हो गया, मैं यूनिवर्सिटी में गया, पीएचडी में एनरोल हो गया, तो फेलोशिप तो सभी को मिलती है, तो जेआरएफ तो सभी को मिलती है, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक कंफ्यूजन बच्चों को रहती है कि केवल 1% स्टूडेंट ही जो है जेआरएफ को क्वालिफाई कर पाते हैं। अब ये जो रेशो है आप लोग कहाँ से लेकर आते हैं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कुछ बच्चे कहते हैं सर 0.5% बच्चे ही जेआरएफ निकाल पाते हैं पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो कुछ सोर्सेज हो सकता है आपने पढ़े हों, या हो सकता है किसी वर्ष ऐसा रहा हो। कोशिश करते हैं अपन इन सभी डाउट्स को एक बार दूर करने की, क्योंकि जब एग्जाम फॉर्म आएंगे तो आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी उसी माइंड सेट के साथ होनी चाहिए, उसी मानसिकता के साथ होनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा, एक तो आपका समय बचेगा और आपकी जो स्टडी है, जो अध्ययन है, वो टारगेटेड होगा कि साहब मुझे इसकी तैयारी करनी है, दैट सेट, और कुछ नहीं है। फिलॉसफी के इर्द गिर्द ही अगर मैं मेरी पूरी कहानी चलाऊंगा तो उसके हिसाब से हम कुछ बात करते हैं। पहला, हमेशा ध्यान रखिएगा, नेट और जेआरएफ का एग्जाम कुछ अलग अलग नहीं होता है। नेट तो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसमें आपकी योग्यता की जांच की जाएगी कि क्या आप इस एग्जाम को पास करके, या फिर आप इस एग्जाम को पास करने के योग्य हैं। अच्छा, योग्यता किस चीज के लिए? योग्यता पीएचडी करने के लिए। अगर बेसिक फंडा कहूं तो पीएचडी करने के लिए, सेकेंडरी में कहूं तो कॉलेज के अंदर प्रोफेसर, असिस्टेंट लेक्चरर बनने के लिए योग्यता है ये, और कुछ नहीं है। इसकी वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम रहती है, इसको एग्जाम देने की भी कोई उम्र तय नहीं है। नेट के लिए कोई उम्र तय नहीं। जेआरएफ आपकी रिसर्च फेलोशिप है, इसमें आपको मैंडेटरी है, अगर आप इसके क्वालिफाई करते हैं तो ये मैंडेटरी है कि आपको रिसर्च सेक्टर में ही जाना है, और उस रिसर्च के अगेंस्ट ही आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एक फेलोशिप या एक पैसा देती है। कब तक देती है? जब तक कि आपकी पीएचडी चलती है। 3 से 6 साल में कहूँ या 3 से 5 साल में कहूँ, जब तक आपकी वो चलती रहेगी। 3 साल के बाद ये रिन्यू या कन्वर्ट हो जाती है सीनियर रिसर्च फेलोशिप के अंदर, एसआरएफ के अंदर। ठीक है, तो ये आपका फेलोशिप है मेरी एक, जब तक मैं मेरा रिसर्च करूंगा, जब तक मैं मेरा रिसर्च का वर्क कर रहा हूं, उस रिसर्च के दौरान केंद्र सरकार को ये लगा कि यार इन्हें एक पैसा दिया जाए ताकि ये लोग रिसर्च के अंदर अपना कंसंट्रेशन ना खो दें कहीं। होता क्या है, पीएचडी एक लेंदी प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। मान लीजिए मैं एक गरीब परिवार से आता हूं और 3 4 साल 5 साल केवल एक यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के अंदर में व्यतीत नहीं कर सकता, मुझे घर में पैसा भी चाहिए, तो क्या किया जाए? तो ये केंद्र सरकार ने कहा कि चलिए इनको हम फेलोशिप देते हैं, इनको हम पैसा देते हैं।
क्यों? क्योंकि ये अपने फील्ड के बहुत ही अच्छे विद्यार्थी है, बहुत ही होनहार विद्यार्थी है। तो यहाँ पर 3+2 अगर मैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप के हिसाब से देखूं, अदरवाइज मैं कंप्लीट 5 ईयर के हिसाब से देखता हूँ। 5 साल जब तक आपकी पीएचडी नहीं हो जाती है, केंद्र सरकार आपको हर महीने कुछ पैसा देती है। ये पैसा सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। साइंस मैथ्स अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका जो आपका CSIR है उसके अकॉर्डिंग इन्हें पैसा दिया जाता है। आपका जो आर्ट्स है या ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है या कॉमर्स का सेक्शन है, उनको यूजीसी या फिर मैं कहूं जैसे अभी आपका एनटीए हो गया, उसके तहत इन्हें पैसा दिया जाता है। साइंस मैथ्स का जो पैसा है वो थोड़ा ज्यादा है, आपका जो हर महीने दिया जाता है रिसर्च फेलोशिप, और जो आपका ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स का जो पैसा है वो थोड़ा कम है। इसका रीजन या इसका लॉजिक उन्होंने ये कहा कि चूंकि साइंस का जो विद्यार्थी है उसको अपना जो कंटेंट है उसके ढूंढने के लिए उसको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बुक्स परचेज करनी पड़ती है, बुक्स की फोटो स्टेट करनी पड़ती है, हो सकता है कई जगह ट्रेवल भी करना पड़े, कुछ चीजें खरीदनी भी पड़े, क्योंकि साइंस का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो इस प्रैक्टिकलिटी के कारण इनका थोड़ा सा स्टाइपेंड हम बढ़ा देते हैं, तो इनका स्टाइपेंड जो है, इनका पैसा जो है फेलोशिप का वो ज्यादा है। अगर मैं कंपेयर करूं आर्ट्स और कॉमर्स के साथ, साइंस का पैसा ज्यादा रहता है। तो पहला डाउट कि इन दोनों का एग्जाम अलग अलग नहीं होता है, तो फिर कौन नेट है कौन जेआरएफ है? छोटा सा एक लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिएगा, एक दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा। मैं कहता हूं कि 2021 का आपका रिजल्ट आता है, 2021 का जब रिजल्ट आता है आपका, तो उसके अंदर बाकायदा कॉलम बने हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप किस किस बच्चे ने क्वालिफाई किया और जेआरएफ के लिए कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया, उनका परसेंटाइल क्या रहा, क्वालिफिकेशन का परसेंटाइल क्या था। तो असिस्टेंट प्रोफेसर अगर मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करता हूं तो राउंड फिगर 68% के आसपास आपका नेट क्वालिफिकेशन, मतलब इससे ऊपर जिन बच्चों का था वो नेट क्वालिफाई कर गए। और जेआरएफ की बात करूं तो मैं 72%, हालांकि कुछ पॉइंट में था बट मैं राउंड फिगर ले रहा हूं, 72% जिनका परसेंटाइल था वो, उनसे ऊपर जो भी बच्चे थे वो सब जेआरएफ थे। तो ये एक थ्रेश होल्ड लिमिट हो गई 68 और 72। अब समझने की कोशिश कीजिए, नेट का जब एग्जाम फॉर्म आएगा तब आप देखेंगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके एग्जाम के अंदर इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है पेपर फर्स्ट जो सभी के लिए कॉमन है, और एक है पेपर सेकंड जिसको आपने चूज किया है या जिसमें आपको एग्जाम देना है। फॉर एग्जांपल आपने कोड नंबर 3 फिलॉसफी को चूज कर लिया, तो ये आपका सेकंड पेपर हो गया, ये फर्स्ट पेपर हो गया। फर्स्ट पेपर के अंदर आपके 50 प्रश्न हैं, सेकंड पेपर के अंदर आपके 100 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, तो इसका मतलब आपका पेपर हो गया 300 नंबर का। बात क्लियर है? फिर उसमें सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ आएगा कि सभी बच्चों के लिए, मतलब सभी मतलब मैं बात कर रहा हूं अभी जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी में पेपर फर्स्ट के अंदर आपको मैंडेटरी या कंपलसरी 40% मार्क्स लाने ही लाने हैं, और सेकंड पेपर में भी आपको 40% मार्क्स लाने ही लाने हैं। अगर मान लीजिए आपके फर्स्ट पेपर के अंदर तो आ गए 60% मार्क्स और आपके सेकंड पेपर में आ गए मात्र 38% मार्क्स, तो एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट उसके मार्कशीट पे लिखा हुआ आएगा कि आपने कोई क्वालिफिकेशन नहीं किया, यू आर नॉट क्वालिफाइड, आप क्वालिफाइड नहीं है। तो एक ये मिनिमम रेशो हो गया 40% का। लेकिन जो SC ST OBC की जब मैं बात करता हूं तो इसके अंदर रिजर्वेशन हम लगा देते हैं, यहां पर भी 5% का रिलैक्सेशन दे देते हैं, यहां पर भी 5% का रिलैक्सेशन दे देते हैं। तो ये तो एक क्लियर दिमाग में रख लीजिए कि भैया 40-40% या 35-35% दोनों पेपर्स में मुझे लाने ही लाने हैं अगर मुझे क्वालिफाई करना है। तो ये तो आपका मिनिमम मार्क्स है। अगर आपके 45% आते हैं तो आप नेट तो क्वालिफाई है, बट आप जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर से थोड़ा सा दूर रह गए। अब मैं और ऊपर बढ़ता हूं, मान लीजिए मेरे 40-40% मार्क्स तो मेरे आ गए। अब मैंने आपको क्या कहा था, 2021 के ही रिजल्ट की मैंने आपके साथ चर्चा की थी। अब मान लीजिए आपका स्कोर रहा 65%, मतलब 300 का 65% निकाल लीजिए, कितना स्कोर हुआ आपका? 300 का 65% आप निकाल लीजिए, कितना स्कोर होता है आपका? ऑलमोस्ट 200 के आसपास या जो भी रहेगा आपका वो निकाल लीजिएगा। इतने प्रतिशत मार्क भी आपके हैं तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई नहीं हैं, आपको 68 का आंकड़ा छूना ही पड़ेगा। इलेक्शन में क्या होता है कि मेजॉरिटी जिस गवर्नमेंट की बननी है कि साहब बहुमत इतना है, तो वो बहुमत आपको लाना ही पड़ेगा तभी आपकी सरकार बनेगी। ऐसा ही कंसेप्ट यहां पर है।
68 तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको लाना ही लाना है। अब मान लीजिए आप तो बहुत ज्यादा होनहार है, तो अब आप बहुत ज्यादा होनहार, आपका स्कोर 68 नहीं आया है, आपका स्कोर पहुंच गया 74% पे, तो आप जीआरएफ क्वालिफाई हो जाएंगे। ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ की 72% ही कट ऑफ थी। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें एक कंफ्यूजन होती है आपको, एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म फिल करते हैं नेट का, तो वहां आपसे पूछा जाता है कि क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने डाला कि मैं जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहा हूं, या फिर आपने डाला मैं ओनली सिंपल नेट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मैं अगर आपको फॉर्म का फॉर्मेट दिखाऊं तो एक बार देखिएगा, उसका फॉर्मेट ऐसा होता है, वहां पर आपकी चॉइस पूछी जाती है कि आप यहां पर किस चीज को क्वालिफाई करने के लिए आ रहे हैं। साहब आप सिंपल नेट क्वालिफाई करने के लिए आ रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आप आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी कट ऑफ आप मैच करते हैं। मान लीजिए आपने कहा मुझे जेआरएफ नहीं चाहिए, मुझे तो असिस्टेंट प्रोफेसर में खुश हूं, तो ठीक है, आपका कट ऑफ 68% आ रहा है। लेकिन आपने कहा नहीं 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 मुझे जेआरएफ तक जाना है, तो आपका कट ऑफ 72% होगा। इट मीन्स एक कंफ्यूजन और रहता है अब आप लोगों को इसके बाद, क्या कि सर जो हमने देखा या हमने पाया कि इतने प्रतिशत बच्चे ही जेआरएफ निकालते हैं, ये फिक्स रेशो है। तो पहली ही मैं कह दूं कि ये गलत है, फिक्स कुछ भी नहीं है, फिक्स रेशो जैसा कुछ नहीं है। हाँ, जनरल एक अगर रेशो की मैं बात करूं, जनरल रेशो ये कोई नियम नहीं है, सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, बट नॉर्मली जब आप 5-10 साल का ट्रेंड देखते हैं तो आप एक गैप बना लेते हैं, एक दायरा बना लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक मिनिमम ये देखा जाता है कि मान लीजिए अगर 1000 बच्चों ने नेट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया है, तो आप ऑलमोस्ट इसका 8%, ऑलमोस्ट, मैं भी अलग अलग कैटेगरी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कोई रेशियो फिक्स नहीं है, 8% के आसपास जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं वो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, मतलब अगर 1000 बच्चों ने असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया है तो 80 बच्चों ने जेआरएफ अचीव किया होगा, जेआरएफ स्कोर किया होगा। अब ये कोई नियम नहीं है। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं, 2021 के रिजल्ट की बात करूं, तो वहां जितने नंबर्स स्टूडेंट्स ने असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया था, एपी क्वालिफाई किया था, उसके लगभग 17% बच्चों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया था। अगर मैं एसटी की बात करूं, तो एसटी में जितने बच्चों ने एपी क्वालिफाई किया था, उसके लगभग 16.5% बच्चों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया था। तो फिर ये कोई रेशो नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है कि साहब 1% बच्चों को ही जेआरएफ मिलता है, 2% बच्चों को ही जेआरएफ, यहां मिलने वाला कुछ नहीं है, ये थ्रेशहोल्ड लिमिट है। अगर 1 लाख बच्चों में से 20,000 बच्चों के 72% से प्लस मार्क्स हैं, तो वो जेआरएफ है, वो जेआरएफ है, उन्हें जेआरएफ अवार्ड दिया जाएगा। और अगर एक भी बच्चे का जेआरएफ नहीं है, एक भी बच्चे का इतना नंबर नहीं है, तो नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ये कोई एक प्रिंसिपल नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये कोई उसूल वाली बात नहीं है कि 1% को ही नेट क्वालिफाई करवाना है, 2% को ही जेआरएफ मुझे देना है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है। तीसरा, अभी एक नया विवाद चल रहा है आपका इलाहाबाद के अंदर, आई थिंक आप देखेंगे आज या कल का ही एक न्यूज है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने एक नया सिद्धांत, एक नया मैं कहूं कि सर्कुलर अभी निकाला है, एक नया नियमावली निकाला है, जिसके अनुसार उन्होंने कहा है कि हम उन विद्यार्थियों को फेलोशिप नहीं देंगे जो केवल नेट है या जो केवल पीएचडी कर रहे हैं, जिनके पास किसी तरह का अवार्ड नहीं है नेट जेआरएफ का या ओनली जेआरएफ का, हम उन्हें फेलोशिप नहीं देंगे। विद्यार्थियों ने यूजीसी के अंदर कंप्लेन किया, विद्यार्थियों ने कहा कि साहब ये तो हमारे साथ शोषण किया जा रहा है, हमें फेलोशिप नहीं दिया जा रहा। यूजीसी का जो जवाब आया उस पर अभी विवाद होना बाकी है, बहुत पूरे हिंदुस्तान में हो सकता है विवाद हो। यूजीसी ने कहा कि साहब एक बात ध्यान रखिएगा, जो जेआरएफ या जो स्टाइपेंड दिया जाता है वो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए है, ना कि सभी विश्वविद्यालयों के लिए है। अब ये क्या था क्या नहीं था, पूरा न्यूज जब आएगा
या तो यूजीसी अपनी वेबसाइट पर उसे लगाएगा या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उसको बाहर निकालेगा, उसको जो जवाब आया है यूजीसी की तरफ से। बट अपने आप में अभी नया विवाद शुरू हो गया कि आखिर ये फेलोशिप किस किस को मिल सकती है। वैसे भी यूजीसी अभी बहुत सारे चेंजेस कर रहा है। यूजीसी ने एक चेंज किया कि हो सकता है आने वाले समय में हम विदाउट नेट और पीएचडी बैकडोर एंट्री करके कुछ टीचर्स को अपॉइंट कर लें कि साहब आपकी विषय के ऊपर पकड़ बहुत अच्छी है, आप भी प्रोफेसर बन जाइए। ये कोई परमानेंट जॉब नहीं होगी, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम अब सरकारी नौकरी मिल गई हमें, अब सरकारी कर्मचारी हम बन गए, हमारा जीवन अब सार्थक हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टाइप में ये जॉब होगी, परमानेंट जॉब नहीं होगी। कार्यकाल इसका फिक्स होगा, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। बेसिकली इनका ये मानना है यूजीसी का या एनटीए का या सेंट्रल गवर्नमेंट का कि मान लीजिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपके ऐसे हैं जहां पर वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, शिक्षक हमें मिल नहीं पा रहे हैं, क्या किया जाए। सॉरी, मान लीजिए भर्ती 3 साल बाद होने वाली है, तो 3 साल तक बच्चे कहां जाएंगे। तो इन्होंने एक नया सर्कुलर निकाला कि हम बैकडोर एंट्री कर लेते हैं। बैकडोर एंट्री में क्या होगा, मान लीजिए मैं विषय विशेषज्ञ हूं या मान लीजिए आप विषय विशेषज्ञ हैं, किस सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज आपके पास है, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं कि सर मुझे इस समय के लिए 2022 से 2025 तक के लिए मुझे वहां पर आप जॉब दे दीजिए। या हो सकता है यूजीसी एक सर्कुलर निकाले कि हमें 2022 से 2025 तक के लिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर बैकडोर एंट्री में प्रोफेसर्स की जरूरत है, तो हर एक विद्यार्थी उसमें अप्लाई कर दे। आपने और मैंने अप्लाई कर दिया, वो हमें चेक करेंगे, जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, और फिर हमें 2 से 3 साल की वहां पर जॉब मिल जाएगी। परमानेंट जैसा कुछ नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी तक इसके ऊपर केवल चर्चाएं चल रही है, अभी ठोस रूप में कुछ भी निकलकर बाहर नहीं आया है। दूसरी बात, अभी यूजीसी एक और चेंजेस करने की सोच रही है। वो चेंजेस इस तरीके के होंगे कि जो फेलोशिप दिया जा रहा है, आखिर इसका पैटर्न किस तरीके से तय किया जाए, इसका पैटर्न क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले केस ने नया ही एक मूवमेंट शुरू कर दिया। तो कुल मिला के कहानी इतनी सी है। नेट जेआरएफ को लेकर कंफ्यूजन आप लोगों की बहुत है, तो मैंने कोशिश की बहुत सारी कंफ्यूजन से दूर करने की। कोई परसेंटाइल फिक्स नहीं है, मैं कहूँ कि 10% बच्चों को जेआरएफ मिलना है तो ये गलत है। हाँ, अगर मैं पिछले 10 साल का ट्रेंड देखूं तो 8% से लेकर लगभग 20% तक जितने बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया है उसका निकाल लीजिएगा, 8 से 20% तक तो जेआरएफ के बच्चे आते चले जाएंगे। बट ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये कोई सिद्धांत